Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 12 for the subject of operating systems. In the previous lecture, we discussed the SRTF scheduling algorithm in detail and along with an example. The SRTF scheduling algorithm is the primitive version of shortest job first algorithm. The basic idea behind the SRTF algorithm is same as SJF. We are giving more weightage to the process or processes having shorter burst time, and we want to or we are executing the shorter processes ahead of the longer processes in order to reduce the waiting time. Here are the different objectives of this lecture. In this lecture, we will discuss another example of the SRTF scheduling algorithm, and we will discuss the advantages and disadvantages of SRTF algorithm. Now SJF और SRTF में बेसिक डिफरेंस था, वो बेसिक डिफरेंस ये था कि SJF क्योंकि नॉन प्रिमिटिव था, तो अगर हमारा कोई एक लॉन्गर प्रोसेस ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है, तो जैसे ही कोई नया प्रोसेस मेमोरी में आता था, स्केजुलर को किसी भी किस्म की बॉदरेशन की ज़रूरत नहीं थी. द स्केजुलर डजंट नीड टू टेक एनी sort of decision, but in SRTF, every time a new process enters the ready queue, the scheduler or the CPU scheduler is activated and it has to take the decision whether it needs to continue the currently executing process or it needs to suspend the execution of currently executing process. So basically SRTF में जब भी कोई नया प्रोसेस रेडी क्यू में ऐड होता है, हमारे जो CPU स्केजुलर है उसे ये डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या वो प्रीवियस प्रोसेस को ही कंटिन्यू रखे या नए प्रोसेस आने वाले प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करे. और इस डिसीजन में दो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं. द फर्स्ट पैरामीटर इज़ द रिमेनिंग बस टाइम फॉर द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस एंड द सेकंड पैरामीटर इज़ द बस टाइम ऑफ न्यूली एंटरिंग प्रोसेस. एक्चुअली अगर देखा जाए तो जब एक नया प्रोसेस मेमोरी में ऐड होता है तो उसका रिमेनिंग बस टाइम उसके बस टाइम के इक्वल ही होता है, क्योंकि उस प्रोसेस को हमने अभी तक एलोकेट नहीं किया होता, ना ही उसको हमने एग्जीक्यूट किया होता है. सो इस एग्जांपल में भी हम SRTF का सिनेरियो देखेंगे. नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ द SRTF एल्गोरिथम. अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम की, इसको हम कैसे मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. सो लेट्स सपोज वी हैव द सेकंड एग्जांपल ऑफ SRTF. In this example, we have four processes P1, P2, P3 and P4. Next we have the arrival times. The arrival time of process P1 is 0, next one is 1, second one is 2 and the third one is 3. Next we have the bus time. Bus time for the process P1 is 8, for process P2 is 4, process P3 is 9 and process P4 is 5. यहाँ पर अब मैं दो नए कॉलम्स क्रिएट कर देता हूँ, एक फिनिश्ड, एक रिमेनिंग बस टाइम, एक फिनिश टाइम और एक वेटिंग टाइम. और प्रीवियस एग्जांपल की तरह यहाँ पर हम रेडी क्यू की सिचुएशन को ड्रॉ करेंगे. तो ये पोर्शन मैं फिक्स कर देता हूँ फॉर रेडी क्यू. अब क्योंकि हमारे पास अराइवल टाइम्स हैं, सो हम कहेंगे कि एट अराइवल टाइम इज इक्वल टू 0. एट अराइवल टाइम इज इक्वल टू 0 वी विल हैव ओनली ए सिंगल प्रोसेस इन द रेडी क्यू and that single process will be the process P1. So at arrival time 0 we will have the process P1 in the memory
with burst time is equal to 8. Now CPU के पास या scheduler के पास कोई और चॉइस नहीं है इस प्रोसेस के अलावा. तो scheduler क्या करेगा, प्रोसेस P1 को पिक करेगा और इसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देगा. अब कितने टाइम तक इसकी एग्जीक्यूशन चलती रहेगी? अगर आप देखें तो जैसे ही 1 सेकेंड पास करेगा हमारे पास मेमोरी में एक और प्रोसेस आ जाएगा. सो हम कह सकते हैं कि एट अराइवल टाइम इज इक्वल टू 1 आवर रेडी क्यू विल कंटेन 2 प्रोसेसेस इंस्टेड ऑफ 1. सो एट टाइम इज इक्वल टू 1 हमारी रेडी क्यू में 2 प्रोसेस होंगे. एक होगा P1 और सेकंड वन जो हमारे पास प्रोसेस होगा वो होगा प्रोसेस P2. P2 का बस टाइम क्या है? 4 सेकेंड्स. अच्छा, जैसे ही 1 सेकेंड गुजरा, यहाँ पर जो सिस्टम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 1 सेकेंड गुजरा, तो हमारे पास P1 का रिमेनिंग बस टाइम क्या होगा 1 सेकेंड गुजरने के बाद? क्योंकि P1 का टोटल बस टाइम 8 सेकेंड है एंड वी हैव पास्ड 1 सेकेंड इन एग्जीक्यूशन. सो द रिमेनिंग बस टाइम फॉर द प्रोसेस P1 विल बी 7 सेकेंड्स. तो हम यहाँ पर रिमेनिंग बस टाइम राइट अप कर लेते हैं 7 seconds. Now at this point the CPU scheduler will have to take a decision whether to continue the execution of process P1 or to start the execution of process P2. In order to take this decision, the CPU scheduler will compare the bus time of the incoming process with the remaining bus time of the currently executing process. तो रिमेनिंग बस टाइम करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस का 7 है और न्यू प्रोसेस का 4 है. तो क्लियरली P1 और P2 में से शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है? P2 है. सो स्केजुलिंग एल्गोरिदम क्या करेगा या स्केजुलर क्या करेगा, वो P1 की एग्जीक्यूशन को पॉज करेगा और P2 को सिलेक्ट करेगा और एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा. अब कितने टाइम के लिए P2 को एग्जीक्यूट किया जाएगा? अब कितने टाइम के लिए P2 को एग्जीक्यूट करेंगे? अब अगर आप केयरफुली देखें तो नेक्स्ट प्रोसेस कब अराइव हो रहा है? नेक्स्ट प्रोसेस अराइव हो रहा है 2 सेकेंड्स पे. सो एट 2 सेकेंड्स वी विल हैव 3 प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू. सो रेडी क्यू की सिचुएशन चेंज हो जाएगी. 2 सेकेंड्स पर वी विल हैव 3 प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू. द फर्स्ट प्रोसेस विल बी P1. Now P1 will have a remaining bus time of 7 seconds. The second one will be our currently executing process and that is P2. Now the system timeline says that we have passed 2 seconds, a total of 2 seconds. It means that the remaining bus time for the process P2 will be 3 seconds. आप इसको क्लियरली विजुअलाइज कर रहे हैं कि 1 सेकेंड पर हमने P2 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट की और 2 सेकेंड पर एक नया प्रोसेस आ गया. सो एट अराइवल टाइम इज इक्वल टू 2, द रिमेनिंग बस टाइम फॉर द प्रोसेस 2 विल बी इक्वल टू 3 seconds. And we will have a third process in the memory as well having bus time is equal to 9 and this process is P3. अब इस पॉइंट पर क्या होगा? अगेन CPU scheduler will compare the bus time of the incoming process with the remaining bus time of the currently executing प्रोसेस. करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस P2 है, इनकमिंग प्रोसेस P3 है.
सो इन दोनों का बस टाइम कंपेयर होगा। क्लियरली शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है? P2 है। सो हम P2 की एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। अब अगेन क्वेश्चन आता है कि इसको हम कब तक कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स सपोज एट टाइम 3 seconds वी हैव अनदर प्रोसेस इन द मेमोरी। सो हम यहाँ पर चेक लगा देते हैं कि 3 seconds तक फ़िलहाल चला। जब 3 seconds तक चलेगा तो P2 का रिमेनिंग बस टाइम क्या रह जाएगा? 2 seconds चल चुका, 2 seconds जो है वो रिमेनिंग होगा, क्योंकि 1 पर एग्जीक्यूशन हमने P2 की स्टार्ट की थी और जैसे ही सिस्टम टाइमलाइन पर 3 सेकंड पास हुए एक और नया प्रोसेस मेमोरी में आ गया। सो यहाँ पर डिसीजन दोबारा से लेना पड़ेगा। तो इस टाइम पर क्या होगा? रिमेनिंग बस टाइम जो है वो प्रोसेस P2 का 2 seconds होगा। सो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एट अराइवल टाइम इज इक्वल टू 3, आवर रेडी क्यू विल कंटेन 4 processes. The first process will be process P1. Process P1 will have a remaining bus time of 7 seconds. Second, we will have the process P2. The process P2 will have the remaining bus time of 2 seconds. Third, we will have the process P3. The process P3 will have a bus time of 9 seconds, and at the 4th spot we will have the process P4. The process P4 will have a bus time of 5 seconds. अब इस सिचुएशन में हमारे पास जो करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है वो P2 है और इनकमिंग प्रोसेस P4 है। सो इन दोनों के बस टाइम और रिमेनिंग बस टाइम को हम कंपेयर करेंगे। सो द बस टाइम ऑफ फॉर द प्रोसेस P4 विल बी कंपेयर टू द रिमेनिंग बस टाइम ऑफ प्रोसेस P2. Now the remaining bus time of process P2 is smallest or smaller as compared to the bus time of process P4. So P2 is the smallest job. So CPU or the scheduler will not start the execution of process P4. Instead, it will continue with the execution of process P2. Now all the processes have arrived in the memory. So the process P2 will continue its execution for the entire bus time. So it will complete its execution as it requires 4 units of bus time. So its execution will finish at 5. Now the process P2 has finished the execution, and we have all the 3 processes remaining in the memory, that are P1, P3 and P4. Now the rest is simple. We will select the smallest process. Now the smallest process is P4. So the scheduler will pick the process P4 and will execute the process P4. For how much time the process P4 will execute? Process P4 will execute for rest of the bus time, which is 5 seconds, which makes it 10. क्योंकि हमारे पास कोई नया प्रोसेस मेमोरी में ऐड ही नहीं हुआ, तो इसलिए प्रोसेस P4 को हम सिंपल SJF फैशन में एग्जीक्यूट कर देंगे। अब नाउ P4 ने भी अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर ली। अब हमारे पास 2 प्रोसेस रह गए, P1 और P3। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट बस टाइम किसका है? P1 का है। सो CPU स्केड्यूलर क्या करेगा? P1 को पिक करेगा और P1 की एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर देगा। P1 will be executed for 7 units of time. 10 plus 7 is equal to 17. Now P1 has also finished the execution और हमारे पास रेडी क्यू या रैम में कोई नया प्रोसेस भी नहीं आया। सो हमारे पास एक ही अल्टरनेट बचा और वो अल्टरनेट क्या? प्रोसेस P3. So the scheduler will pick the process P3 and will execute it for entire lifetime, and this makes 7 plus 9 is equal to 26.
So this is our Gantt chart. अब हमने इनके फिनिश टाइम्स राइट अप कर लेने हैं. Now the finish time of the process P1 is 17. P1 finished the execution at 17 units of time, so the finish time will be 17. Process P2 finished the execution at 5, so the finish time for the process P2 is 5. Process P3 finished the execution at 26, so the finish time for the process P3 will be equal to 26. Process P4 finished the execution at 10, so the finish time for the process P4 is 10. अब हम कैलकुलेट करते हैं वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? वही फार्मूला है, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस बस टाइम प्लस अराइवल टाइम. अब इसको हम वेटिंग टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ व्हाट इज द वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस P1? वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेस P1 will be equal to finish time of process P1 which is 17 minus bus time of process P1 which is 8 plus arrival time of process P1 which is 0. So 17 minus 8 is equal to 9. So 9 will be the waiting time for the process P1. Next we have the waiting time for the process P2. What is the finish time of process P2? Which is 5. What is the bus time of process P2? Which is 4. What is the arrival time of process P2? Which is 1. So we will have 5 minus 5 is equal to 0. Now what is the waiting time for process P3? It is equal to finish time of process P3 minus bus time plus arrival time of process P3. We will get 26 minus 11 which is equal to 15. Now what is the waiting time for process P4? It is equal to finish time of process P4 minus bus time of process P4 plus arrival time of process P4. We will have 10 minus 8 is equal to 2. Now what is the average waiting time? Average waiting time will be equal to 9 plus 0 plus 15 plus 2 divided by 4. Now we will have 26 divided by 4 which is equal to 6.5 units. So this will be the average waiting time for this process set. So you can clearly see कि SRTF जो है वो शॉर्टर प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करता है और लॉन्गर प्रोसेस को वेटिंग में लगाता है. तो इट मीन्स उनके लिए स्टारवेशन की सिचुएशन क्रिएट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये वेटिंग टाइम को रिड्यूस भी करता है और थ्रूपुट को इंक्रीज भी करता है. सो अभी हमने ये SRTF की सेकंड एग्जांपल देखी और हमने देखा कि इसने किस तरह से एल्गोरिदम ने वर्किंग की और प्रोसेस सेट को स्केड्यूल किया. नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ SRTF, बट दिस इज़ योर असाइनमेंट. ये आपके पास एक प्रोसेस सेट है, इसमें आपके पास 5 प्रोसेसेस हैं, हर एक का अराइवल टाइम डिफरेंट है, बस टाइम डिफरेंट है. सो ऑल यू नीड टू डू is to use the process set and perform the following things. The first thing you will need to do is to draw a detailed Gantt chart using the SRTF algorithm. In the second step, you will need to calculate the average waiting time for the process set. इस असाइनमेंट को करने के लिए आप सिंपल ये इन्हीं अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं. ये इतनी डिफ़िकल्ट असाइनमेंट नहीं है, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा.
Next we have advantages of the SRTF algorithm. The first advantage is that many processes execute in less amount of time. So you can say that the throughput of our system is increased. यहाँ पर आप एक point understand करें. As we discussed in first come first served scheduling, that if longer processes are executed before the shorter processes, then our waiting time is increased and the throughput of system is decreased. Then we introduced the convoy effect by placing the shorter processes ahead of the longer processes. So what was the result? The result was that our waiting time reduced and the throughput increased. Then again in the non-preemptive SJF we faced another problem, that if currently executing process is the larger one and the new incoming process in the ready queue is the shorter one, in SJF there was no provision to stop the currently executing process, so a shorter process had to wait for the longer one to finish the execution. अब इस सिनेरियो में क्या था, क्योंकि SJF नॉन प्रेम्प्टिव था और अगर हमारा करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस जो था वो लार्जर वन था, यानी उसका बस टाइम ज़्यादा था, तो चाहे मेमोरी में एक नया प्रोसेस ऐड हो जाए, चाहे उसका बस टाइम शॉर्ट ही क्यों ना हो, SJF की नॉन प्रेम्प्टिव नेचर की वजह से हमें उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना पड़ता था. तो हमारे पास सिनेरियो यही बन जाता था कि लॉन्गर प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है और शॉर्टर प्रोसेस वेट कर रहा. तो अल्टीमेटली वेटिंग टाइम अगेन इंक्रीज़ करता था इन दिस सिनेरियो. इसको सॉल्व करने के लिए हमने SJF में प्रेम्प्टिव या प्रीम्पशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और उस एल्गोरिदम को SRTF कहा. तो SRTF का बेसिक पर्पज़ क्या है? टू गिव वेटेज टू द शॉर्टर प्रोसेसेस ओवर लॉन्गर प्रोसेसेस. So SRTF tends to execute the shorter processes before the longer processes, even if longer process is running currently. यानी SRTF में ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपका करंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस लॉन्ग है या शॉर्ट है. जैसे ही मेमोरी में नया प्रोसेस ऐड होता है तो CPU स्केजुलर चेक करता है कि जो इनकमिंग प्रोसेस है वो शॉर्ट है या लॉन्ग है, करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है. तो उसकी बेस पे वो डिसीजन लेता है कि हमने प्रीवियस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना या नए आने वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना. सो जब भी हम नए प्रोसेसेस या शॉर्टर प्रोसेसेस को एम करते हैं तो हमारा बेसिक पर्पस वेटिंग टाइम को रिड्यूस करना. तो जब हम वेटिंग टाइम को रिड्यूस करते हैं, we can complete or execute more processes in less amount of time and hence the system output or system throughput is increased. So this is the main advantage of the SRTF algorithm. The second advantage is that processes which have shorter burst time run fast. अब इसका क्या मीनिंग है? अब रन फास्ट का मीनिंग ये नहीं है कि अगर उसको बस टाइम 3 सेकंड रिक्वायर है तो वो 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा. इसका मीनिंग ये है कि शॉर्टर बस टाइम वाले प्रोसेसेस को वेट नहीं करना पड़ेगा, यानी उनका वेटिंग टाइम कम से कम होगा. और जब वेटिंग टाइम कम से कम होगा सो अल्टीमेटली उनका रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, उनका टर्न अराउंड टाइम कम होगा और वो प्रोसेसेस जल्दी कंप्लीट होंगे. नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ द SRTF algorithm. The first disadvantage is that a process which have long burst time will have to wait for long time for execution. अगर आप इसको देखें तो क्योंकि SRTF में हम हर पॉइंट पर शॉर्टर प्रोसेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो लॉन्गर प्रोसेस जो हैं वो वेट करते रहेंगे जब तक नए आने वाले प्रोसेस शॉर्टर रहेंगे. लॉन्गर प्रोसेस को हमेशा तभी CPU एलोकेट होगा जब आपके पास शॉर्टर प्रोसेसेस आना ख़त्म हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे. तो इससे एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसे हम स्टारवेशन कहते हैं, कि जो लॉन्गर प्रोसेस हैं वो सिर्फ वेट ही कर रहे हैं और वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे. सो इसी से एक और प्रॉब्लम बनती है जिसे हम जॉब फेयरनेस कहते हैं. जॉब फेयरनेस का मीनिंग ये है कि आप CPU के टाइम को
प्रॉपरली एंड इक्वली डिवाइड करें among different processes, but in this algorithm we are dividing the CPU time among the shorter processes while keeping the longer processes waiting for allocation. So ये जो algorithm है ये fairness को इतना प्रेफर नहीं करता. तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम टाइम शेयरिंग सिस्टम्स को देखेंगे, क्योंकि उनमें जॉब फेयरनेस का ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. आई होप कि आपने SRTF एल्गोरिदम को भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा. इसकी जो असाइनमेंट है उसको ज़रूर सॉल्व करके देखिएगा. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे.